नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये जो पेपर मैं करा रहा हूँ, जो आपके सामने स्क्रीन पे है 2023 लिखा हुआ, आपको कहाँ लिखा हुआ है कोई दिखा भी दो। तो ये जो 2023 लिखा हुआ है, ये आप देख, ये जो सीसेट का पेपर है, UPPCS सीसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने हिंदी वाला पोर्शन उठाया हुआ है अभी, ठीक है ना। जैसे हिंदी वाला भी है, फिर कम्युनिकेशन स्किल का भी आएगा, है संप्रेषण और अंतर्व्यक्तिक कौशल वो वाला, रीजनिंग मैथ भी है, इंग्लिश भी है। तो मैं पहले ये हिंदी वाला उठा लेते हैं, फिर सबसे ज़्यादा टिपिकल चीज़ लगती है वो है अंतर्व्यक्तिक कौशल और संप्रेषण वाला चैप्टर, वो है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, हर एक पेपर, जो भी पेपर आप उठाना चाहो उसका एक सबसे बेहतर तोड़ होता है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। हाँ, लेकिन ये भी है, अगर आप UPPCS का पेपर दे रहे हो लगातार और RO देते हो तो हिंदी तो आप पढ़ते ही हो। तो जब हिंदी आप पढ़ते हो तो इसमें जो सीसेट में हिंदी आती है 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो सीसेट उतना ज़्यादा टफ इसका तो नहीं आता PCS का, लेकिन फिर भी बहुत लोग मैंने देखा है कि इसमें रह जाते हैं। उनका जो एक कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए वो भी क्लियर नहीं हो पाता है। इसके लिए ये है कि थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए तो वो बेहतर चीज़ है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में हम ये करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहानी शुरू करते हैं अपनी। किसकी? प्यार की? नहीं, पढ़ाने की। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक अंदाज़ा लग जाएगा उससे, हैं क्या क्या पूछता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। अब तत्सम तद्भव शब्द इसके जो है सिलेबस का हिस्सा है, तो इसमें कौन सा तद्भव शब्द है, तो मैं जो है आंसर देता जाऊंगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो आँख शब्द आपका जो है तद्भव शब्द है, ठीक है ना। अश्रु, आषाढ़ और अंधकार, ये तीनों शब्द जो है आपके तत्सम शब्द हैं। और तत्सम शब्द आप जानते हो संस्कृत के शब्द होते हैं वो, ठीक। और तद्भव होते हैं उनके लोक व्यवहार में जो चलना शुरू हो गए, ओरिजिनल फॉर्म होती है तत्सम शब्द, ठीक है। चलिए, तो जिन शब्दों से काम करने या होने का बोध होता हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों से काम करने या होने का बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इनसे क्या लग रहा है तुम्हें? काम करने का बोध हो रहा है तो इसे क्रिया कहते हैं। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, में कौन सा वाच्य है? जिलाधिकारी अगर सबको उपस्थित रहने के लिए बोलें तो वो कौन सा वाच्य है? तो वो है कृतवाच्य। कौन सा वाच्य? कृतवाच्य। अनेकार्थी शब्द प्रभाव है। अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से अर्थ नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा इनमें से उसका अर्थ नहीं है। विग्रह, सामर्थ्य, महिमा, दबाव। तो प्रभाव किसी का होगा तो सामर्थ्य भी होगी, महिमा भी होगी, विग्रह नहीं है। क्या नहीं है? विग्रह नहीं है, ठीक है। क्योंकि विग्रह का अर्थ क्या होता है? अलगाव। प्रभाव और अलगाव में तो अंतर है। विग्रह का मतलब तो अलगाव होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब इसका मतलब है कि शुद्ध वर्तनी भी पूछता है। एक चीज़ और, सिलेबस क्लियर हो जाता है। अगर आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते तो आपको अंदाजा लग जाता है क्या क्या वो उसमें पूछता है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाला एक ही शब्द है इसमें, बाजार। और बाकी आप और देखिए, कालिदास कैसे लिखते हैं वो बताओ, बारात कैसे लिखते हैं वो भी बता दो, है। बाजार शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब आता है कि आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है आपको। तो इनमें से सरस्वती का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है? हेम और हिरण्य। शारदा, वागीसा, भारतीवाड़ी, गिरा, बीड़ा, पाड़ी, ये तीनों ऑप्शन में आप देख रहे हो जितने भी हैं वो सरस्वती के पर्यायवाची हैं। लेकिन हेम और हिरण्य सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? सोने का। ये आपको देखोगे तो ये सोना का पर्यायवाची है। किसका? सोना, ठीक है। निम्नलिखित में से, अच्छा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे कि आपको साफ दिखता रहे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? कौन सा सही है? जो बोले सो घी को जाए, महाकृपण। जी जाए घी ना जाए, दान देने वाला। तो टके का सब खेल, पैसा सब कुछ करता है। तो इसमें से आंसर कौन सा सही है आपका? तो इसका मतलब है कि टके का सब खेल तो पैसा सब कुछ करता है, ठीक है ना। चलिए आगे घूम लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बड़ा और दिख रहा होगा तुम्हें। अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक में कौन सी संधि है आप बताइए, हैं? तो इसमें है आपकी यड़ संधि। अत्यधिक में कौन सी संधि है? यड़ संधि। तो इसमें संधि भी पूछता है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। सीसेट में देखो तो संधि भी आएंगी।
निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस में किया गया है? कोई आदमी आ रहा है, तो ये कोई क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है, कोई आदमी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का चुनाव की। तो सही विराम चिन्ह कहाँ यूज हो रहा है? जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि राम नरेश गोबर गणेश है, तो इसमें जो ये इस्तेमाल किया जा रहा है ये इस्तेमाल नहीं होता, सीधा गोबर गणेश लिख दो। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। कौन कौन पधारे हैं? राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। तो इस वाक्य में जो विस्मयबोधक चिन्ह है ना, उनके स्थान पर कॉमा लगेगा। क्या लगेगा? कॉमा, इस टाइप से। ठीक है। नेक्स्ट है सुनो सुनो वह गा रही है। तो आंसर आपका यही सही जा रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। ठीक है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लिखोगे तो भी गलत हो जाओगे, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है? अल्पाकी का अवज्ञ, अंकुचन का प्रसारण, स्थावर का चंचल। तो आपको मालूम है कि अंकुचन का प्रसारण है। बाप की आपको और बाकी विलोम शब्द पता होंगे, स्थावर, जंगम। बाकी इनकी बताना, तीनों के, इन तीनों के आप जो है विलोम शब्द बताओ। अब एक पैराग्राफ आता है, उसमें गद्यांश को आप पढ़ोगे और गद्यांश को पढ़ करके आप आंसर दोगे। ठीक है ना। तो ये गद्यांश आपके सामने है, और गद्यांश ज़्यादा टफ नहीं आते, सिंपल आते हैं, उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं गद्यांश वाले क्वेश्चन आप देख लो, गद्यांश पढ़ लो और आप उसके क्वेश्चन लगा सकते हो। ये छोटा सा गद्यांश आपके सामने दे रखा है ना। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। किसके? संस्कृति के बल पर ही। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वे अपना जीवन सुखी, उपयोगी, आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होता है, हुए भी अंतर है। क्या अंतर है? जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है। ठीक है। उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। ठीक है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। छोटा सा दे रखा है, उसकी 4-5 क्वेश्चन देगा। गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? बताइए, गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? तो राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, क्योंकि संस्कृति के बारे में बात कर रहा है। राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? तो किसके बल पर प्रगति कर रहा था राष्ट्र आपका? संस्कृति के बल पर। किसके बल पर? संस्कृति के बल पर। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की क्या होती है? भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। साफ साफ लिख रखा था ऊपर लास्ट वाले उसमें। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं करेगा? पूरा आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। ये वाली बात तो कही थी उसमें, और कौन सी अफलातून बातें कही थी? यही बात थी। अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये है अर्धमागधी अपभ्रंश। और अवधि वाली लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ लेना सही से, क्योंकि अवधि बहुत पूछता है क्वेश्चन में। जब रिपीटेशन में आप देखोगे अवधि के क्षेत्र पूछ लेगा, कौन कौन से अवधि के क्षेत्र हैं। तो अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये है आपकी अर्धमागधी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको देखना है कि किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो बताइए, व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि किस वाले वाक्य में? तो ये है कि उसे व्यंजन वर्ड पूछ रहा है, तो ये धोखा होता है या धोखा होता है ना। जब आप देखते हो तो आपको हिंदी के शब्द पता होने चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। तो इसने व्यंजन वर्ड की बात करी थी कि व्यंजन वर्ड संबंधी अशुद्धि, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट पूछा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रवि तनया गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवनदी, त्रिपथगा, भागीरथी ये आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। और रवि तनया यमुना का पर्यायवाची शब्द है। किसका? यमुना का। ये जो शब्द है वो यमुना का पर्यायवाची है। ओके। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? कौन सी? लोधांती इसमें से किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो बुंदेली। किसके? बुंदेली की उपभाषा है लोधांती। जब तुम्हें कुछ नया फैक्ट मिल जाए उससे देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रिपीट भी मार जाते हैं ना कुछ क्वेश्चन, तो उसका हेल्प तो हो जाती है, सिलेबस का हिस्सा पता चल जाता है काफ़ी कि क्या पढ़ना है, क्या क्या ध्यान देना है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, ये जो विसर्ग लगा हुआ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? आप कैसे इसको पढ़ोगे? तो इसका होता है कंठ से पढ़ते हो। जैसे मैंने कहा निसहाय पढ़ो, निसहाय,
तो जब हैं करोगे तो आपके गले गले का आएगा। जितने भी वर्ड हैं इनको तो हम उच्चारण करके देख लिया करो, आपको पता चल जाएगा क्या है। घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है? घोंघा बसंत, बसंत का घोंघा है क्या? तो मतलब मूर्ख आदमी। घोंघा बसंत का अर्थ है मूर्ख आदमी। द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, मतलब शुद्ध है वो। अशुद्ध नहीं है तो फिर शुद्ध होगा, यही है ना। आपका भवदी है, शुद्ध नहीं है। क्या गजराज हाथी एक ही बात है। अच्छा सदुपयोग, ये कुछ इंग्लिश का जब आप करते होगे, और इंग्लिश में जब हम कोई कहते हैं कि नहीं सुपरफ्लॉस नहीं कर सकते, दो ही वाक्य एक साथ नहीं ले सकते, एक ही का इस्तेमाल करिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका बताइए? तो इसका होगा अच्छी संगति। ये तो आप यूज करते हो अच्छी संगति, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? अब ये कह रहा है कि संस्कृत का शब्द नहीं है, मतलब तद्भव पूछ रहा है इसका मतलब। फिर तत्सम नहीं है तो फिर तद्भव होगा। वानर, खार, छुर, क्षेत्र, बताइए 24 का आंसर क्या होगा? तो खार जो है तद्भव शब्द है। क्या है आपका? खार तद्भव शब्द है। वानर, छुर, क्षेत्र ये आपके तत्सम शब्द हैं। कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो जब आप देखोगे कि कौन सा शुद्ध वाक्य है तो इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्योंकि अनेक जब भी आता है वो ऐसे लिखा आता है, अनेकों नहीं आएगा। ये हमेशा अनेकों जब भी लिख देगा ये गलत आएगा, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो देख लोगे कि अनेक और अनेकों में अंतर होता है। अनेकों नहीं इस्तेमाल होता, अनेक ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक पेपर 2023 का 25 क्वेश्चन आए थे उसमें हिंदी के। अब देख लो, हिंदी अगर सही कर लोगे तो आप सी सेट तो वैसे ही क्लियर हो जाना है, फिर बचता ही गया उसमें। 20 से 25 क्वेश्चन तो हिंदी के आते हैं। चलो नेक्स्ट पेपर देखते हैं 2022 का। नेक्स्ट 2022 पे जब हम बढ़ेंगे तो उसमें एक शुद्ध वाक्य पूछा शुरुआत में कि शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला ये, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। बाकी अशुद्ध वाक्य बताइए कि अशुद्ध ये किसकी वजह से हैं, आप देख के बताना कि ये किसकी वजह से। जैसे सरयू नदी का पाट नहीं होता भाई, तट होते हैं। सरयू नदी का तट, इस टाइप से। सातवें नहीं होता, सातवीं कक्षा होता है। सातवें नहीं, सातवीं, इस टाइप से। तो वो अशुद्धि आप देखो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द क्या है? क्या है शुद्ध शब्द? तो इसमें शुद्ध शब्द, अब शुद्ध शब्द भी पूछता है। लब्ध प्रतिष्ठ एक शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध शब्द हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है आपका? तो प्रत्युत्तर होगा। क्या होगा आपका आंसर? प्रति उत्तर होना तो यही है कि प्रत्युक्त होगा। जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्युक्त। क्या है? प्रत्युक्त। इसका आंसर ये है। और जो भी गलत लगे, हमें लगा कि हमने कहीं गलत बता दिया, तो आपका ऑप्शन आप दे देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना, ठीक है। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? 1 मिनट पहले तो हम टाटा ऑफ करें। इनमें से अरण्य शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आभारी, सस्य, कांतार, कुलीन, बताइए। अरण्य ऐसा लगता है जंगल टाइप का है, तो फिर क्या होगा इसका? अरण्य शब्द का पर्यायवाची है कांतार। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है। अशुद्धि है लेकिन कैसी है? हलंत संबंधी। तो वह शब्द है, कौन सा है वह शब्द? तो आयोग ने जो माना है वो श्रीयुत माना था, ये वाला, कि इसमें हलंत संबंधी अशुद्धि है। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? मतलब एक ही है जो गलत है, बाकी तो सब सही है, ये कहना चाह रहा है ना। पत्र का तद्भव पात होता है, पर्ण नहीं होता है। पत्र का जो तद्भव अगर हम लिखेंगे तो पात लिखेंगे। छत्र का छती लिखते हैं, चक्र का चक्का बोलते हैं, चैत्र का चैत बोल देते हैं हम। होता है ना महीनों के नाम, चैत, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, गगन, पूस, महा, ये इस टाइप से। तो चैत्र होता है शुद्ध शब्द, लेकिन चैत बोलते हैं हम हिंदी में इस तरीके से। गद्यांश पूछता है, एक आता है, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इजीली यहाँ टैकल हो जाता है थोड़ा सा पढ़ने के बाद। अब ये आप पढ़ना और आंसर लगा लेना, ठीक है। तो मैं आंसर यहाँ बताऊँगा नहीं आपको, आप खुद लगा लेना इसके। गद्यांश वाले क्वेश्चन मैंने ऊपर के छोड़ दिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पूछता है कि प्रेरणात्मक प्रक्रिया कौन सी है? प्रेरणात्मक प्रक्रिया नहीं, क्रिया। तो प्रेरणात्मक क्रिया, किसी को तुम प्रेरणा करके कोई काम करा रहे हो भाई, तुम किसी को पुश कर रहे हो कि ये करो वो करो, तो वो प्रेरणात्मक क्रिया है। लिखना, चलना, जीना और दिलवाना, जब कोई दिलवाओगे चीज़ें तो वो तुम्हारी प्रेरणात्मक क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी यूपी बेल्ट से आते हुए, तो किस अपभ्रंश भाषा से हुआ? तो सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। किससे? सौरसैनी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपको देखने को मिल जाता है। आदर्शिका का तद्भव क्या है? इसका मतलब ये आदर्श का शब्द आपका तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या है आपका? तो आरसी इसका तद्भव शब्द है, आरसी। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसमें से आपका अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? जैसे सर्वनाम है, तो सर्वनाम आपका अविकारी शब्द नहीं है। क्या नहीं है आपका? ये अविकारी शब्द नहीं है। अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। अब पतंग आपने लिख के दे दिया, अब पतंग के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, तो पतंग इनमें से कौन सा अर्थ इसका नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो पतंग का पक्षी भी है, पतंग का चंग भी है, पतंग का नाप भी है, लेकिन बादल पतंग का अर्थ नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछना है आपको। तत्सम कौन सा है? दूध, आम, हाथ, काष्ठ। तो काष्ठ आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। अच्छा, संधि भी आती है, देख लो। किन्नर का संधि विच्छेद वहाँ पूछा था, तो हमने जड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि वो देखे थे पहले वाले पेपर में। तो संधि, एक संधि उठा ही लेगा, एक संधि से उठाता है, तो संधि का क्या है? किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो किम प्लस नर। क्या होगा? किम प्लस नर, किन्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है? अब ये वर्ड भी पूछता है ना, कौन सा कंठव्य है, कौन सा तालव्य है? तो तालव्य कौन सा नहीं है? चा, छा, जा, झा, झा, ढा। अब तुम पढ़ के देखो इन्हें, अपने मुंह से ही पढ़ो, तो बोलते टाइम आप देखना कि आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है, तालू से मिल रही है कि नहीं है। का नहीं मिल रहा है, का, खा, गा जब बोलोगे तो जीभ आपकी टच नहीं होती ऊपर साइड में, तो बी ऑप्शन है आपका इसका सही जाएगा, क्योंकि का जो है तालव्य नहीं है, ये कंठ वाला है। जब का, खा, गा तो कंठ से आ रही है आवाज़, गले से, और चा, छा, जा पढ़ोगे तो आपकी जीभ ऊपर लग रही है, एक वर्ड से ही आ रहे हैं वो, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुहावरा। देखो, संधि भी आती है, शब्द भी आते हैं, कौन सा है? अब मुहावरे भी आते हैं, और मुहावरों का हमको सुमेल करना है। छाती लगाना क्या है? छाती लगाना तो आलिंगन करना होगा। छाती लगाना क्या है? आलिंगन करना। छाती पर सांप लौटना क्या होगा? और छाती फटना क्या होगा? छाती पर सांप लौटना होगा तुम्हारा ईर्ष्या के कारण व्यथित हो जाना। भाई, छाती पर सांप लौटना क्या होगा? ईर्ष्या किसी से हो, तुम्हारी किसी से नफरत हो, तो आप उसके कारण परेशान हो जाओगे। और छाती उमड़ना है प्रसन्नता से फूले न समाना। छाती चौड़ी हो रही वीरों की, अब छाती चौड़ी वीरों की होगी तो प्रसन्नता से फूले न समाना। छाती फटना तो मतलब बच गई तुम्हारी, बहुत अधिक दुख या वेदना, बहुत ज़्यादा कष्ट हो चुका है जीवन में, छाती फटना। ठीक है, चलिए मिलाना आप देख लेना। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं 2021 वाले पेपर में। नेक्स्ट पे आगे बढ़ चुके हैं। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? बहुत पूछता है इसे, जिजीविषा को बहुत पूछता है, पता नहीं इससे कुछ ज़्यादा ही इसकी लगाव है। तो जीने की इच्छा, जिजीविषा जीने की इच्छा। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? भोजन तो किया, लेकिन नहाकर किया, तो ये पूर्वकालिक है। भोजन करने से पहले वो नहाया है, भोजन करने से पहले वो नहाया है, तो इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, हो सकता है वह आया हो, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, हो सकता है वह आया हो, तो ये संभाव्य वर्तमान को बता रहा है, संभाव्य वर्तमान को बता रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का एक शुद्ध युग्म देखना है हमको, है ना। नक्षत्र, नखत, कौन सा सही है इसका? तो आपका हो जाएगा इसमें नक्षत्र का नखत, ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी आप देखना कि इनका सही ऑप्शन क्या होता है। जैसे पकवान नहीं होता, ये पक्का अन्न होता है। कौन सा अन्न होता है? पकवान को हम पक्का अन्न बोलना चाहिए, पक्का, ये वाला, ये पक्का अन्न। अवश्य का ओस होता है क्या? तो अवश्य का ओस होता है। तो मैंने ये आंसर ये बताया, ये आंसर इसका गलत है। नक्षत्र को ऐसे नहीं लिखा जाता, ये वाला छा होता है इसमें, ना कि ये वाला होता। आंसर इसका ये आएगा अवश्य का ओस, ये वाला आंसर इसका आपका सही है। बाकी गृद्ध का गीत होता है क्या? नहीं भाई, गृद्ध ऐसे लिखा जाता है, ये वाला। ठीक है ना, और गीत तो होता है, लेकिन ये गृद्ध गलत है। तो मैंने तीनों बता दिया आपके लिए। नेक्स्ट है आपका कि
एक गद्यांश पूछता है ये, और उस गद्यांश से 4 से 5 क्वेश्चन बाद में पूछ लेता है वो। थोड़ी देर में रोक दूँ, और या तो फिर आप अपनी स्क्रीन रोकोगे तो पढ़ोगे इसे, और पढ़ करके फिर आंसर आप लगाना, और आप आंसर लगा पाओगे। और जब आप आंसर लगा लो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और हम उसको देख लेंगे कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, देख लो और पढ़ लो। वहाँ से पढ़ा होगा, फिर यहाँ से और पढ़ो इसे, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा पैराग्राफ था इसका। ठीक है, और फिर ये नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 50 वाला क्वेश्चन, 51। चलो सीधा बढ़ते हैं। अब एक बीच में ये क्वेश्चन आ गया कि सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण क्या है। तो ये है आपका, बताइए कौन सा आंसर इसका सही जाना चाहिए। तो ये स आ ता ता आ, स आ ता ता आ, च यू ऊ ता आ। चलिए, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पैराग्राफ जो आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड है। जैसे गद्यांश के अनुसार भौतिक अर्थ, भौतिक पदार्थ के प्रति प्रयोग, आकर्षण, ये आंसर आप देना पढ़ करके, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो गद्यांश से नहीं है, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है कि गंगा बह रही थी, आपने हाथ धो लिए, तो अवसर का लाभ उठा लिया आपने। क्या कर लिया आपने? अवसर का लाभ उठा लिया अपना, बहती गंगा में हाथ धो लिए। ठीक है। अज का अर्थ नहीं है, नहीं पूछा है, इसका मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें 3 तो है अज का अर्थ, लेकिन एक नहीं है। तो वो कौन सा है? जिसका जन्म ना हो। अज का अर्थ है दशरथ के पिता और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, तो ये तीनों हैं। लेकिन मोती अज का अर्थ नहीं है, ये अज का अर्थ नहीं है। बाकी अज का अर्थ है जिसका जन्म ना हो, वो भी है। दशरथ के पिता अज बोलते थे उन्हें, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो है अज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से सही युग्म बताना है कि सही युग्म कौन सा है। तो गलीचा पुर्तगाली शब्द है, अंग्रेज फ्रेंच है, आमंदनी फारसी है, पादरी तुर्की है। कौन सा शब्द सही दे रखा है ये बताइए। तो इसका जो सही शब्द होगा वो तुम्हारा आमंदनी का है, क्योंकि आमंदनी फारसी शब्द है, तो ये सत्य जवाब है। लेकिन अगर आप बात करोगे गलीचे की, तो गलीचा आपका पुर्तगाली नहीं है, अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी। और अंग्रेज जो शब्द है वो फ्रेंच नहीं है, वो डच है। कौन सा है? डच। और पादरी आपका तुर्की शब्द नहीं है, पादरी है पुर्तगाली। ये जो आपने पुर्तगाली यहाँ देखा था, ये पुर्तगाली। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द है? तो व्याकरण होना चाहिए, वी प्लस आ प्लस करण, क्योंकि इसमें 2 शब्द हो रहे हैं, वी प्लस आ प्लस करण जो शब्द है ये। तो इसमें आकरण जोड़ोगे, आ जोड़ा हुआ है और वी जोड़ा हुआ है, तो एक से अधिक शब्द इसमें उपसर्ग कौन कौन से जोड़े गए हैं, तो वो हमने देखा, तो आपका आंसर ये जाएगा। ठीक है ना, व्याकरण। महत्वपूर्ण कृति है कृष्णायन। क्या नाम है उसका? कृष्णायन। उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? तो 59 का आंसर आप बताइए कि किस बोली में लिखी गई है। तो ये है आपका अवधी बोली में। मैंने कहा ना, अवधी बोली से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप रिपीटेशन में आप देखते रहोगे, तो जब भी क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर अवधी बोली से बहुत आएगा। और ये जो कृष्णायन है वो द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई थी, अवधी बोली में लिखी गई है। आजीवन आ गया, समास कैसे रह सकता है पीछे, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है तो पूछेगा ही। तो आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में है आपका अवयवी भाव समास। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। ठीक है। चलिए, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि रविन्द्रनाथ, और शुद्ध वाक्य आपका कौन सा होना चाहिए? तो रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अब यहीं अनेक की जगह अनेकों दे देता तो गलत हो जाता। ठीक है, बाकी आप देख लेना, पर आपका आंसर ये है। उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का अपकर्ष होगा भाई, कहीं तुम उठ रहे हो तो कहीं तुम नीचे जा रहे हो। साड़ी बंदे रखे और उनका आपको मिलान करना है। अल्प विराम किसे बोलते हैं? कोष्टक किसे बोलते हैं? क्या आपको नहीं मालूम को कोष्टक किसे बोलते हैं? बताइए। क्या आपको योजक नहीं पता किसे बोलते हैं? बताइए, योजक किसे बोलते हैं? योजक ये जोड़ने वाला ही तो होता है।
और अल्पविराम नहीं पता आपको किसे बोलते हैं? संक्षेप सूचक ये वाला होता है, ठीक है ना। चलिए मैच कर लेना आप, ऊपर मिलाई दिए हम। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? क्या घनिष्ठ है, चिन्ह है, कवियत्री है, ईशा है? तो घनिष्ठ शब्द आपका शुद्ध वर्तनी का है। बाकी ये कैसे लिखे जाते हैं ये आप बताओ, तीनों कैसे लिखे जाते हैं? वैसे कमेंट सेक्शन में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना हिंदी में। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ में से कौन सी संधि, अगर इसका संधि विकसित करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा? स्व प्लस अर्थ, तो आ मिलकर के हो जा रहे हैं आ। जैसे मैं स्वार्थ लिखूँ तो स्व ऐसे लिखूँगी क्या? तो इसका आएगा स्व प्लस अर्थ, तो एक इसका आ और प्लस इसका आ, ये बन जाएगा आ, तभी तो हो रहा था स्वार्थ। तो ये आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गमन शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। गमन, गमन तुम जा रहे हो, तो आगमन आ रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? आगमन आ रहे हो, गमन में जा रहे हो, तो आगमन में क्या करोगे? तुम आओगे फिर, ठीक है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? किंकर, विपुल, विबुध या लोकेश? तो देवता का जो शब्द पर्यायवाची है वो है विबुध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय, क्षत्रिय वाला छ का क्रम इनमें से किस वर्ड के बाद में आता है? जब आप हिंदी वर्ड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा का वर्ड के बाद में आपको ये मिल जाएगा। बाकी छा के बाद के वर्ड हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पेपर की तरफ जब आप बढ़ोगे तो आप देखोगे 2020 का क्वेश्चन, पहले 69 से 73 के जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से ही उठा लिए। गद्यांश आप पढ़ना बड़ा अच्छा दे रखा है, छोटा सा है बट इसमें जो बात कही है बड़ी अच्छी का बात कही है। ये मैंने कटिंग ले ली थी इसकी कि इसमें बड़ा प्यारी चीज़ें बोली हुई हैं। धर्म कहाँ निवास करता है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं उससे रिलेटेड। आप जब पढ़ोगे उसे तो क्वेश्चन भी लगाना है इसके, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन सारे हो जाते हैं लेकिन बस सब्जेक्टिव रहता है मामला इसका, तो लोग अलग अलग शीर्षक बताएंगे। जब भी ये शीर्षक पूछता है वहाँ थोड़ा सा बहुत आपको कन्फ्यूज हो सकता है, बाकी शीर्षक भी आपका गद्यांश से सही से निकल आता है। तो आप ध्यान से देखना है इसका आंसर, ठीक है। ये 73 तक आपके जो क्वेश्चन थे वो गद्यांश से रिलेटेड थे। बाकी अब गद्यांश के आगे की चीज़ें हैं तो उस पर बढ़ते हैं। परिताप शब्द का अर्थ क्या है? परिताप शब्द का अर्थ क्या है? तो परिताप मतलब संताप। परिताप शब्द का जो अर्थ निकलता है वो है संताप, ठीक है। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए, कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें यौगिक क्रिया विशेषण है। कौन सा? यौगिक। ऐसा मिल रहा है ना इसमें, ये योजक वाले शब्द तो यही थे, ये वाला सिंबल योजक का है, तो यौगिक क्रिया विशेषण कभी ना कभी में है। अब ये पूछ रहा है कि विवृत स्वर है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारा यौगिक क्रिया विशेषण, क्या था ये वाला कि ये यौगिक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है ना, कि क्रिया की विशेषता का बोध हो, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि हाँ जी कहते हैं उसे क्रिया विशेषण। जैसे मैंने कहा कि वह लिखता है तो ये नॉर्मल है। मैं कहूँ कि बहुत तेज़ लिखता है, तो ये बहुत तेज़ जो शब्द आ गया ना, या वह तेज़ लिखता है, तो ये तेज़ शब्द उसकी विशेषता बता रहा है किसकी? लिखने की, तो ये क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो इस अब आप देखिए, तो इसे 3 प्रकार के होते हैं। मूल क्रिया विशेषण होता है, यौगिक क्रिया विशेषण होता है और स्थानिक क्रिया विशेषण। ये तीनों जो लिख रखे हैं ना, ये क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। चलिए अब विवृत स्वर पे आ जाते हैं कि विवृत स्वर, इसमें से आंसर आपका देखोगे तो कौन सा आंसर इसका जाएगा? तो आंसर आपका डी है, ओ। क्या आंसर इसका? विवृत स्वर में अगर आप देखोगे तो इसका ओ आंसर है, क्योंकि स्वर कई प्रकार के होते हैं। विवृत होते हैं, अर्ध विवृत होते हैं, संवृत होते हैं, अर्ध संवृत होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है? तो क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है।
ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जा रहा है। क्रोध फिर कॉमा, अल्पविराम वाला, चाहे जैसा भी हो फिर कॉमा, मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये एकदम सत्य है। ठीक है। जगत प्लस ईश, जगदीश में कौन सी संधि है? अब इसने संधि का नाम पूछ लिया है और बिल्कुल लिख करके ही दे दिया है आपको कि कौन सी संधि है इसमें, बताइए। तो जगत प्लस ईश में कौन सी संधि है? तो ये है आपकी व्यंजन संधि, क्योंकि इसमें ता प्लस ई मिल करके क्या हो रहा है, ये ता अगर थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। ता अगर ये मिल रहा है ये वाला, और प्लस इधर क्या मिल रहा है आपको, ई मिल रहा है, और कौन सा ई मिल रहा है, बड़ी ई, और ये मिल करके क्या बन रहा है, ये दी बन रहा है। कौन सा बनना है, ये दी। तो ये व्यंजन संधि में होता है। ये काम क्या इसमें होता है, ये होता है आपका व्यंजन संधि में। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता? काम, कामना, स्वभाव, कार्य या इच्छा। 79 का बताइए, काम के लिए स्वभाव का प्रयोग थोड़ी होता है। स्वभाव तो तुम्हारी आदत है कि हम कहेंगे तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, आदत कैसी है। ये काम थोड़ी है, वो काम, कामना, कार्य, इच्छा, ये सब काम के। मृषण शब्द का विलोम शब्द क्या है? मृषण का है रुक्ष, और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आगे आपको एक दो बार और मिल जाना है। मृषण का मतलब होता है मुलायम, और रुक्ष का होता है कठोर, रूखा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, जैसी मर्जी हो भैया, शक्ति के अनुसार है मामला। तो यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। अब आप देख पा रहे हो अवयवी भाव दूसरी तीसरी बार पूछ रहा है, तो अवयवी भाव से कोई पूछ लेता है, उसके याद कर लो उसको कैसे, समास सारे याद कर लो, देख लो एक बार। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, यही तो है। जब हमें पता चल जाए कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है, तो तैयार करने का यही तरीका होता है, सिलेबस के उस हिस्से पे जाएँ और उसको तैयार कर लें। ठीक है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे। अब कनौजिया 8 थे, लेकिन उनके घर में चूल्हे थे कितने? 9। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि सब अलग अलग रह रहे हैं, तभी तो अलग अलग खाना बनना है। जॉइंट फैमिली होती तो 8 चूल्हे खाए, 9 चूल्हे खाए होते। 8 कनौजिया के लिए एक ही चूल्हा होता। मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ ये सही है ना, ऐसे ही तो है। इसका मतलब मेल से ना रह पा रहे हैं वो, इसलिए अलगाव की स्थिति पैदा हो रखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस मूल शब्द से, क्या कह रहा है, जिस मूल शब्द से विकार होने की क्रिया बनती है, किसकी विकार होने की क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे धातु कहते हैं, है ना। धातु से ही विकार होने की क्रिया बनती है। चलो नेक्स्ट शब्द है समवाय, और समवाय शब्द का अर्थ क्या है? समवाय होता है समूह। क्या होता है समवाय? समवाय का मतलब होता है समूह। तो आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। समूह होता है, समूह को और भी कुछ बोल सकते हो, संगत बोल दो, संघ बोल दो, संगठन बोल दो, जन समूह बोल दो, भीड़ बोल दो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरुषवाची सर्वनाम, क्या लिख रखा है? पुरुषवाची सर्वनाम। पुरुषवाची सर्वनाम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। हाँ कर लो। हमें उत्तम पुरुष, हमें कारक का बहुवचनी रूप है, बिल्कुल। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को। तो मेरे को क्या तुम जो है छपरी आदमी हो जो मेरे को बोलोगे? अपन को, मेरे को नहीं जमता, ये मेरे को कुछ नहीं होता बे, मैं होता है सही सब। तो ये संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को बिल्कुल नहीं है, यही ऑप्शन गलत है और यही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 का पूछा है कि आयोग वह कौन सा वर्ड है जो आयोग में बह जाते हों? और क्या है आयोग में? तो अंग, अंग है, अंग। तो ये कौन सा है? 86 का आयोग वह वर्ड है ये आ एवं आ। निम्नलिखित वर्डों में कौन सा वर्ड मूर्धन्य नहीं है? क्या नहीं है? मूर्धन्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड मूर्धन्य नहीं है? तो आप जब आपको कुछ ना भी पता हो तो आपने जैसे याद करेंगे, का के बाद के वर्ड, का के बाद के वर्ड, चा के बाद के वर्ड, ता के बाद के वर्ड, ये का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, तो उसके हिसाब से चलो आप। टा ठा डा ढा एक ही से आ रहा है, जा नहीं आ रहा है उस वाले, बस टा ठा, टा से शुरू करते हो तो टा ठा डा शुरू करते हो ना, जा उस वाले खाने में नहीं आता, तो उससे आंसर भी मिल जाओगे अगर आपको मूर्धन्य ना भी पता हो। क्योंकि मूर्धन्य तो ऐसे व्यंजन होते हैं जो जीव तथा वर्ष से कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। टा, ठा बोल के देखो ना, टा ठा डा, जा बड़ा सिंपल से आता है, उसमें इतनी ताकत नहीं लगेगी। अब जिजी विशा का अर्थ आ ही गया है, पहले भी आ गया था जीने की इच्छा।
तो रिपीट मार के जब आप कहते हैं रिपीट के क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे आपको, प्रीवियस का फ़ायदा करने का क्या है, जब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे तो प्रीवियस क्वेश्चन का फ़ायदा ये है कि आपको सिलेबस पता चल रहा है। रिपीट में अगर आपको चाहिए तो लो चलो एक मिल गया, फिर पता चला कि आपका एक ही क्वेश्चन से सीट रह गया था। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं 2019 पे, और ये 2019 की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। तो चलो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। क्या बताइए? शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसका? यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये शुद्ध वाक्य है। ऐसी बात है क्या? चार दीवारी होता है, चार दीवारी गलत लिखा हुआ है यहाँ। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ चार दीवारी गलत लिखा हुआ है। उपयुक्त वाक्य का संज्ञान लें। मेरे को तो दूसरा शब्द भी ये भी सही लग रहा था मुझे तो, कि ये भी शुद्ध वाक्य है। आप बताइए इसमें क्या गलती? थोड़ा सा जो पिक्चर ली गई है ना इसकी, तो ठीक नहीं ली गई। चलो 90 वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया हो, जो क्रिया की विशेषता उसमें बताई जा रही हो। जैसे तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो। कैसे पढ़ रहे हो? जी जान लगा करके। तो इसमें गलत क्या है? सही है, ठीक है। गमला और आलपिन किस भाषा के शब्द हैं? गमला और आलपिन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। पीछे भी आप एक बार देख चुके हो, गलीचा अरबी भाषा का शब्द था, अंग्रेज डच भाषा का शब्द था, देख के जा चुके हो कि नहीं? तो ऐसे शब्द धीमे धीमे अगर इसमें आ रहे हैं प्रीवियस में तो वो आप याद करते रहो। गमला और आलपिन है पुर्तगाली शब्द, ठीक है। हंस पद जो है, हंस पद बोलते हैं ऐसे करके जो करते हैं। तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब लिखने का अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। कुछ छूट जाता है ना, तो हम ऊपर जैसे गैप नहीं है यहाँ, तो हम ऐसे करके दे देते हैं और ऊपर कुछ लिख देते हैं, जो हम छूट गए थे वहाँ लिख देंगे ऊपर, ठीक है। और आप यहाँ बिल्कुल दिल खोल करके गाली दे सकते हो कि इतनी बेकार पिक्चर ली है 4-5 क्वेश्चनों की कि यहाँ पता नहीं चल रहा क्या लिखा गया है, और यहाँ तक भी पता नहीं चल रहा है। वैसे यहाँ तक पता चल रहा है कि ये पीताम्बर लिखा हुआ है, तो पीताम्बर में कौन सा समास होता है ये बताइए आप। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्री समास होता है पीताम्बर में, और ये आंसर आपका ये हो जाएगा। चलो थोड़ा बहुत सुधर रहा है नीचे चल करके। रामचरितमानस लिखा हुआ है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? रामचरितमानस जो लिखा गया तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, तो वो किस भाषा में उन्होंने उसकी रचना की थी? तो ये अवधी भाषा में की थी। किस में की थी? अवधी भाषा में। कृष्णायन को भी आपने देखा था, द्वारका प्रसाद मिश्र हमने बोले थे, तो वो भी आपकी अवधी भाषा में। और ये रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो लिखी, ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आगे है कि खिड़की। खिड़की का वो पर्यायवाची पूछ रहा है कि खिड़की का पर्यायवाची क्या है? तो वातायन खिड़की का क्या है? पर्यायवाची है। हवा आ रही है और क्या है? वात मतलब हवा। आने दो भैया, आने दो। हमारे एक दोस्त थे दिल्ली पुलिस में, संजीव, कभी कभी उनको बोलते आण दे, हरियाणा वाली लैंग्वेज में थोड़ा बोलते थे आण दे। तो वातायन भी तो हवा में आण दे भाई तू, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तो आप देख लेना। ये आपका गद्यांश है, फिर गद्यांश के बाद के जो है क्वेश्चन हैं, ठीक है। गद्यांश वाले क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए पीछे, गद्यांश आप पढ़ लेना और उसके क्वेश्चन लगा लेना। ज़्यादातर गद्यांश वाले क्वेश्चन लोग लगा ही लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर से उधर जाएगा। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब क्या है? कि अपने कर्म का फल ही हमें स्वयं भोगना पड़ता है, यही तो है अपनी करनी पार उतरनी भाई। अंक शब्द का अर्थ नहीं है इसमें से। अंक शब्द का अर्थ क्या है? अंक तो संख्या भी होती है, अंक गोद भी होती है, चिन्ह भी होता है, अंग नहीं है। अंग लगा ले मोए संग लगा ले, गाना नहीं पता, ऐसे गा दिया। आगे बढ़ो। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? किससे होता है? तालु से। का अब आप खुद ही बोल के देख लीजिए ना, तालु आपकी कौन सा पद दे रही है? का, खा, का, गा, घा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, मा। तो बोलिए ना। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते टाइम जीभ के जो पिछला भाग है उसको तालु से संघर्ष करना पड़े। किससे? तालु से। तो चा, छा, जा, झा जब आप पढ़ोगे तो आपकी जीभ टच होगी। चा, छा, जा, झा, मा। तो चा, छा, झा, झा से चलो तो चा, छा, झा। ऐसे सब जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो, ठीक है, मान लियो उच्चारण की से भी और वर्तनी की दृष्टि से भी, पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं?
तो वो कहलाते हैं आपके समरूप या समुच्चय शब्द। ठीक है। मात्रणाम का संधि विच्छेद क्या है ना? मात्र प्लस क्या होगा इसका? मात्र प्लस ऋणाम। मात्रणाम का जो संधि विच्छेद है वो है मात्र प्लस ऋणाम। ठीक है, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के टाइम पे आप देखोगे कि 2018 में पहुंच चुके हैं। और 2018 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ लिया है, दधीचि। ये अशुद्ध वर्तनी में ये दधीचि भी गलत है और घनिष्ठ भी गलत है, क्योंकि दधीचि में ये घी नहीं होता है, दी होगा, है ना। घनिष्ठ में ठा होगा ये। तो ये दो शब्द हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाक्य दे रखा है कि उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली और पूछा है कि अशुद्धि स्पष्ट करें, इसमें अशुद्धि क्या है। देखो, सुपरफ्लॉस हो जाता है कि दो शब्द अगर एक ही अर्थ को दे रहे हों और दोनों आपने एक ही वाक्य में इस्तेमाल कर लिए हों। जैसे दंड है और सज़ा भी है, दंड और सज़ा एक ही बात है। तो दंड और सज़ा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, यही इसमें अशुद्धि है। या तो कहो उसे मृत्यु दंड दिया गया या उसे मृत्यु की सज़ा मिली, इस टाइप से। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या होगा? तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है आपका कौरवी। क्या नाम है? कौरवी। जो क्रिया अभी हो रही हो, कोई क्रिया अगर अभी हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपूर्ण वर्तमान, है ना। क्योंकि जो क्रिया अभी हो रही है वो क्रिया अभी तो पूर्ण तो हुई नहीं है, तो वो क्रिया अभी अपूर्ण तो है ही है ना। चलिए, चरण कमल में समास क्या है? कमल के समान चरण हैं आपके। वाह। तो इसमें समास कौन सा है? तो समास है इसमें कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय। क्योंकि कर्मधारय समास की विशेषता ये होती है कि इसका प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। प्रथम पद क्या होता है? विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य। ठीक है। चलिए, नयन का संधि विच्छेद पूछ लिया। तो ने प्लस अन, ने प्लस अन क्या हो गया आपका? नयन। ठीक है। तो इसमें अगर संधि पूछें तो मैं कहूँ इस संधि का नाम बताइए, तो ये अयादि स्वर संधि है ना। अयादि स्वर संधि। इसमें क्या है कि शब्द होते हैं आपके, जैसे ए है, ए है, ओ है, औ है, इसके पश्चात कोई स्वर वगैरह आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा है। कौन सा आ रहा है? आ। तो उनके स्थान पर बड़ा वाला शब्द बन जाता है। ओ के स्थान पर आव हो जाएगा, है ना। ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब, उस टाइप से। ए प्लस आ बन करके या हो गया था ना नयन, तो ये इसका। और फिर आपका सामने आपके दिखाई दे रहा है गद्यांश, जिसे आप पढ़ोगे, मन लगा करके पढ़ोगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें दे रखी होती हैं। और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आपको नीचे दे रखे हैं उस गद्यांश से रिलेटेड। ठीक है, वो आप करना। करोगे तो अपने मन की ही, और अपने मन की करनी भी चाहिए। दूसरों की मन की करोगे तो फिर बोझ टाइप का फील होगा। ठीक है। चलिए, गद्यांश के क्वेश्चन ऊपर ख़त्म हुए। 120 मृषण का विलोम क्या है? अब ये आप फिर मत कहना ये रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन हमारा, ये मृषण का अभी तो आया था पीछे। तो मृषण का रुक्ष विलोम शब्द है। चंद्रमा तथा ब्रह्मांड के लिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, कौन सा? द्विज। द्विज शब्द तो पक्षी के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो चंद्रमा के लिए भी और ब्राह्मण के लिए भी। तो ये पर्यायवाची शब्द भी आपको याद हो रहे हैं, देख लो इधर से। अकर्मक क्रिया एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। अकर्मक है मतलब जिसका कोई फायदा फलभूत ना हो रहा हो, ऐसे जो चल रहा है मामला। तो अकर्मक क्रिया कौन सी है इसमें बताइए? तो 122 का अगर आंसर आपसे पूछा जाए तो श्याम हंसता है। हंस रहा है तो क्या है? तुम कहोगे अकर्मक है, वो कहेगा नहीं भाई मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है इसलिए हंस रहा हूँ, सुबह पार्क में ही चल रहा है हमारा। खैर, लेकिन अकर्मक क्रिया श्याम हंसता है यही है। ठीक है ना। क्योंकि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता महसूस ना हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कर्म की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है, और जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है और उस क्रिया से हमें कर्म का बोध ही नहीं हो रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि, शलाका, पुष्प, 14। तो आपका शलाका शब्द तद्भव शब्द है। शलाका का तत्सम शब्द बताओ। ठीक है। पगड़ी, रख, घी, चख। पगड़ी, रख और घी, चख, ये लोकोक्ति है।
तो मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। तो जीवन का आनंद लेने के लिए ही तो हम मान सम्मान चाहते हैं, और मान सम्मान हमें नौकरी से मिलेगा, उसी की तो तैयारी पे लगे पड़े हैं हम। सोसाइटी में भौकाल होगा भाई अपना, रिश्तेदारों में भौकाल होगा। वरना शादी करने जाओ तो लड़कों की शादी के लिए सबसे पहले तो शहर में प्लॉट चाहिए, मकान चाहिए, तब तो शादी के लिए पूछेंगे, वरना उसे कोई क्या बताए। वो गाना था ना, मैं तेरे पैर की जुत्ती ना कि जी कर पहली उतार दी। लड़कों की भी हालत कुछ ऐसी है, अगर वो जॉब ना करें और बेरोजगार रह जाए, टैलेंटेड कितने भी हो, अगर पैसा नहीं कमा के ला रहे हैं तो पैर की जुत्ती ही समझें फिर घर वाले, जब मर्जी ठोकर मार दें उसमें। तो पगड़ी रख घी के चक, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। आगे, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष, पीयूष, अंबर, नभ। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो पीयूष व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पीयूष। बाकी अंतरिक्ष भी है व्योम का, अंबर भी है, नभ है। आंसर आपका ये है, ये नहीं है, तो यही आंसर आएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री, अरे इसे हटाओ यार पहले तो, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे बोलते हैं असूर्यम पश्या, सूर्य पश्या। अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता अज्ञ है। जो कुछ जानता है थोड़ा बहुत उसे अल्पज्ञ बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, चलिए, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा देख लेते हैं। तो मोहन को बाजार क्यों जाना था? जब आप ऐसे पूछोगे तो क्यों जाना था तो बंदा डर जाएगा। मोहन बाजार गया था, बताओ कौन सा शब्द है? सीधा सीधा लिख रखा है क्यों जाना था, यहाँ लगा दो क्वेश्चन मार्क, क्यों जाना था। नेक्स्ट पेपर की तरफ हम बढ़ें तो 2017 पर जा चुके हैं, और 17 की शुरुआत गद्यांश से होती है। ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा पिक्चर सही नहीं ली गई है, बट ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो उतना मिल जाएगा आपको पढ़ते टाइम। थोड़ा और छोटा कर दूँ, एक साथ आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है ना। तो जब आप देख लोगे इसे, फिर क्वेश्चन दे रखे हैं उसके गद्यांश से रिलेटेड। चलिए, गद्यांश खत्म होता है हमारा 33 पे जाकर के, तो 34 वाला क्वेश्चन हमें मिल जाता है। अवगुंठन का अर्थ पूछा है कि अवगुंठन का अर्थ क्या है? तो अवगुंठन का अर्थ होता है आपका घूंघट। क्या होता है? घूंघट। और भी बोल सकते हो वैसे, पर्दा, बुर्का, छिपाना, ढकना, अवगुंठन वही है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका 135, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाक्य में सर्वनाम है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधी तो बता रहा है जैसा करोगे, अब जैसा करोगे तो वैसा ही भरोगे, फिर संबंध बता दिया उसने। ठीक है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है पक्ष की पहली तिथि। प्रतिपदा पक्ष की पहली तिथि, 11वीं एकादशी। ठीक है। चौराहा में समास क्या है? चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विग है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय समास है? तो चौराहे में आपका द्विग समास। चौराहे में क्या, तिराया होगा तो भी, चौराया होगा तो भी संख्या आती है ना इसमें पहले, क्योंकि चौराहा का अर्थ क्या है? चार राहों का मिलन स्थल। और जिस समास का अगर प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो तो उसे द्विग समास कहते हैं। कौन सा समास? इसका प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वो द्विग समास होता है। अनुरूप का विलोम क्या है? आप मेरे अनुरूप हो, मतलब मेरे जैसे हो। फिर प्रतिरूप हो तो छद्म रूप हो तुम। अनुरूप का जो विलोम शब्द है वो है प्रतिरूप। प्रतिरूप का होता है असमान या नकली। एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है इसमें। पुरंदर, अमरपति, जलधि, अम्बुद। तो जलधि लांग गए अचरज नाही। जलधि होता है समुद्र और अम्बुद होता है क्या? बादल। तो ये तो पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर आप जलद और जलधि में अंतर कर पाओ तो वो आपको याद होगा कि जलधि लांग गए अचरज नाही, हनुमान जी के लिए। गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का अर्थ है आपका दुर्लभ होना, मतलब कोई चीज़ नहीं दिखती हो, नहीं मिलती हो, बहुत ही मुश्किल है, रेयर केस है भाई ये तो। वैसे आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। वैसे ब्लड की ज़रूरत पड़े तो दे देंगे कभी भी। मजाक कर रहे हैं, नहीं मजाक नहीं, सच में दे देंगे, पहले भी दिया हुआ है। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ जैसे ओ नेगेटिव रेयर मिलता है तो गूलर का फूल है ओ नेगेटिव, जैसे दुर्लभ होना कोई चीज़। भभूत का तत्सम शब्द क्या है? भभूत का तत्सम शब्द है विभूति। कि क्या है? विभूति। ठीक
ठीक है। सदैव में संधि है, सदैव, सदा प्लस एव, सदैव में कौन सी संधि है बताइए। तो सदैव में आपकी वृद्धि संधि है। कौन सी? वृद्धि संधि। इसमें आपका आ और ए मिलकर के अय हो जा रहे हैं तो सदैव, तो उसमें वृद्धि संधि है। व्यंजन संधि में तीसरा ही शब्द बनता है दोनों को मिला करके। यहाँ लौकी तोरी भिंडी ले लें तुम्हारी आके। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है इसमें? अंतर्धान, आध्यात्म, अनुग्रहित, अधीन। तो आध्यात्म ऐसे लिखते हैं, बताओ आप देख लीजिए एक बार। वैसे क्या ये सही है? अध्यात्म कैसे लिखा जाता है? ये ऐसे लिखा जाता है ना, अध्यात्म, सॉरी, इस टाइप से है ना। आद नहीं होता, आ होता है खाली, ठीक है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली पूछ लिया ना, तो ये हरदोई जनपद में बोली जाती है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई जनपद में। और कन्नौजी का नामकरण बोली का जो हुआ तो वो कन्नौज के नाम पे तो हुआ था। आप इसको सोचो तो कन्नौजी को जो है ब्रजभाषा और अवधी के बीच की बोली कहा जाता है। ब्रजभाषा और अवधी के बीच की बोली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन है। एक क्षेत्र जो भोजपुरी क्षेत्र नहीं है तो इलाहाबाद है। इलाहाबाद आपका अवधी का क्षेत्र है ना। और देवरिया, मिर्ज़ापुर, बलिया, ये जो वर्ड हैं आपके, ये भोजपुरी क्षेत्र में आते हैं, ये जो ज़िले हैं, ठीक है। फैज़ाबाद जनपद, फैज़ाबाद आप मालूम है अयोध्या। तो बोली जाने वाली कौन सी बोली है? अवधी बोली है। इस क्वेश्चन में अवधी से क्वेश्चन काफ़ी उठे हैं। फैज़ाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी? अवधी। अधोलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? देखो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने का एक और फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप जब कट ऑफ क्लियर करनी है खाली सी, और आप कोई स्पेशल बुक हिंदी की लेकर के नहीं पढ़ना चाहते हो, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, आपको सारे समास आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन के तौर पे भी, वो देख लोगे आप, सब मिल जाएंगे आपको। संधि बंदी भी समझ में आ जाएंगी, उतना क्वेश्चन मार लोगे वहाँ बस। हाँ, इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। फिर कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है बताइए। इसमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली जो है आपकी, बघेली आपकी मध्य प्रदेश की है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है ब्रजभाषा मथुरा साइड में बोली जाती है। अवधी, इलाहाबाद, लखनऊ, ये वाला क्षेत्र, रायबरेली वाला। और भोजपुरी आपने ऊपर देख ही लिया, मिर्ज़ापुर वगैरह में, मिर्ज़ापुर, बलिया, तीनों तो हैं, बघेली नहीं है। तद्भव शब्द है। अब प्रत्यभिज्ञान, पिटक, परिधान, पिटारा। तो पिटारा शब्द आपका तद्भव शब्द है। बाकी जो आप देख पा रहे थे वो सब तत्सम शब्द हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट 2016 का जो क्वेश्चन है वो है आपका गद्यांश से संबंधित। तो आप गद्यांश पढ़ोगे, बड़े प्यार से पढ़ोगे, अच्छा सा गद्यांश दे रखा है। आप ऐसे ही पढ़ लोगे, कोई अच्छी सी चीज़ पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। ये, और उसके बाद आपको क्वेश्चन दे रखे हैं गद्यांश से संबंधित, ये इनके क्वेश्चन लगा के देखना। ऐसड़ा का अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, ऐसड़ा का अर्थ पूछा है। तो ऐसड़ा का अर्थ होता है अभिलाषा, मेरी अभिलाषा है, इच्छा है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? 2 चीज़ें रखी हैं, तो विशेषण कौन सा नहीं है? छोटा बड़ा विशेषण है, 2-3 विशेषण है, हरा पीला विशेषण, राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। तो 155 का आंसर है राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। ये संज्ञा युग्म और द्वंद्व समास है ना। ये तो जैसे छोटा बड़ा, हरा पीला, ये गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुण मालूम पड़ रहा है। और 2-3 जब मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या है? ये गणनावाचक है। 2-3 गणना कर पा रहे हो, गणनावाचक विशेषण है, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव है। फिर इसका मतलब तद्भव हमें सीधा दिखेगा हाथ है, हाथ का जो तत्सम होता है वो हस्त होता है, ठीक है। अनिवार्य का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? अनिवार्य है? नहीं भाई, अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, अपने आप ही अच्छा से आ जाओ, ठीक है। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? अनुकूल, ठीक है। अपनी ढपली अपना राग, इसका मतलब ये है कि जब सब अपनी अपनी चलाएंगे तो हम कैसे कह देंगे कि संगठन है, संगठित है हम लोग? संगठित कहाँ है? संगठन का अभाव है फिर तो। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी बताइए। रचयिता, आहार, अनुग्रहित, सृष्टा। तो रचयिता ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, बाकी सब गलत हैं। आप इनको देखना कि कैसे लिखा जाता है। दैवज्ञ का जो अर्थ है, क्या है दैवज्ञ का अर्थ? दैवज्ञ का अर्थ है आपका ज्योतिषी, ठीक है। चिरंतन का सही शब्द क्या है? चिरंतन मतलब चिरकाल से चला आ रहा है और लगातार है, तो चिरंतन का नश्वर हो जाएगा फिर।
भाई 162 का क्या होगा? नस्वर। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस शिष्ट क्या होगा? उत प्लस शिष्ट ये वाला या उत प्लस शिष्ट ये वाला, बताइए। तो ये आपका होगा ये वाला। कौन सा? ये वाला। ये नहीं होगा। तो ता और सा मिलकर के बन जाएगा चा छा। तो ये व्यंजन संधि है आपकी। इसमें कौन सी है उच्छिष्ट में? व्यंजन संधि। ठीक है। अकर्मक क्रिया पूछ ली है ना। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया आप पीछे देख चुके हो। कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया होती है? जिसमें कर्म करने का बोध ना हो। तो श्याम सोता है, श्याम सोता है, सोता ही है बस, कर्म की जरूरत ही ना पड़ रही, उसमें क्रिया हो रही है बस। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? आग का। अनल, व्योम, पावक, कृषाणु। तो इसमें कौन सा शब्द आपको लग रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो व्योम शब्द जो है आग का पर्यायवाची नहीं है। व्योम किसका है? आकाश का। बाकी तो सब आग के पर्यायवाची आप देखोगे। पावक है, अनल है ना, अनिल है, अनल है, अनिल नहीं, अनिल पवन का होता है। कृषाणु है, दहन है, धूमकेतु वही है, वायु शका है, वो शब्द मिलेंगे। तो व्योम शब्द आपका नहीं है, क्योंकि व्योम शब्द है आपका। चलिए चलिए चलिए, कहाँ पहुँचे? नेक्स्ट है प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया पीछे देख चुके हैं। जो प्रेरणा कर दी जाए उसमें पिता उसे पढ़ाता है। हाँ जी, उसे पढ़ाता है मतलब दूसरों को पढ़ा रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति की, एक व्यक्ति कोई दूसरे को प्रेरित कर रहा हो तो वो प्रेरणात्मक क्रिया होती है। वे अध्यापक से पढ़वाती हैं, ये भी है। राम नहीं पढ़ता, ये नहीं है। बस अध्यापक परिश्रम कराते हैं, करा रहे हैं, वो कर नहीं रहे, तो वो सब प्रेरणात्मक क्रियाएं, लेकिन ये नहीं है। ठीक है। कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है? मैंने फिर इसमें पहले भी एक बार बता रखा आपको। अगर शब्द ना मालूम हो कि अंतस्थ क्या होता है, कंठव क्या होता है, तालव क्या होता है, तो आपने बचपन में का गा तो पढ़े थे, तो उनके वर्ग पढ़ते थे हम। का वर्ग हो गए, ता वर्ग हो गए, चा वर्ग हो गए। देखो या र ला वा सा एक साथ पढ़ते थे ना, या रा ला वा सा। तो जब ये क्रम से आ ही रहे हैं तो ये तो नहीं होंगे, फिर एक ही ऑप्शन आएगा। तो हाँ, ये अंत है, अंतस्थ नहीं होगा फिर, इसका मतलब हाँ, आंसर मिल गया आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि दे दिया और समास पूछा है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो सप्तऋषि का अर्थ आपको मालूम ही है, 7 ऋषियों का समूह। और पहला वाक्य अगर संख्यावाचक हो जाए, मतलब पहला संख्यावाचक हो और दूसरा संज्ञा हो उसके बाद, तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 2015 वाले पेपर पे। इसमें देख लेते हैं, तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं पूछा है कि कौन सी जोड़ी तत्सम शब्द की नहीं है। दधी और भात तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। भात का तत्सम रूप होता है ओदन। भात जो है ये तद्भव शब्द दे दिया इन्होंने। दधी तो ठीक है, लेकिन भात का जो तत्सम रूप है वो ओदन होता है, इसलिए ये गलत है। बाकी कर्म, विद्या, मत, सिमरक, ज्ञान क्षेत्र, ये सब तत्सम शब्द हैं। करपट तद्भव रूप, करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। है क्या होता है? कपड़ा। सकर्मक क्रिया पूछ ली, अब तक तो अकर्मक पूछ लिया 2-3 बार। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है? मंदाकिनी सोती है, ये तो अकर्मक है। बालिका निबंध लिख रही है, ये है, लिख रही है, लेकिन क्या लिख रही है? निबंध। तो इसमें कर्म का पता चल रहा है ना, क्या कर रही है, कौन सा कर्म कर रही है? निबंध लिखने का काम कर रही है। चलिए आगे बढ़े। वह कौन सा वाक्य जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछा है, तो बताइए वह दंड देने के योग्य है। मतलब 172 का आंसर आपका क्या जाएगा, आप देख के बताइए। ठीक है ना। तो देने शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए, वह दंड देने के योग्य है। बताइए देने की जरूरत क्या है? तो वह दंड के योग्य लिख दो, वह दंड के योग्य है ना। देना छोड़ करके दंड के योग्य बता दो, यही सही है आपको। अशुद्ध वाक्य है ना ये। अब इसमें पूछा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं सारी सारी रात सोने वे। देखो भैया, पूरी का जब प्रयोग होता है तो परिणाम को प्रकट करता है। पूरी मतलब परिणाम आ चुका है, और सारी का प्रयोग कालबोध को बताता है, कितने काल तक आप सोए, कितने काल तक आपने काम किया, सारा उस समय बताता। तो मैं सारी रात में जागता रहा, तो ये पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य बताइए। मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, तो मैं सारी रात जागता रहा। क्या कर रहे हो तुम सारी रात जाग के? फिर पढ़ाई।
निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें? रजनी, समीर, विभाव, वारी और निशी। समीर लग नहीं रहा तो मैं समीर पवन का होता है, वायु का मतलब, तो रात्रि का तो नहीं होगा ये, इसलिए जो है समीर शब्द आपका सही जाएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है आपका शार्दुल। और मृगेंद्र के अन्य पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे। मृगेंद्र, शार्दुल मतलब शेर होता है, शार्दुल, शार्दुल ठाकुर, ठाकुर जी और शार्दुल भी जुड़ गया तो शेर ठाकुर हो गए फिर तो यार। आगे और देख लीजिए, मृगराज, व्याघ्र, केहरी, केसरी, वनराज, सिंह, हरी, है ना, ये सब मिलेंगे आपको। आगे कुछ क्षेत्रों के नाम दे रखे, उसमें बोल रहा है कि किस बोली के क्षेत्र हैं ये। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, तो ये सब अवधी बोली के क्षेत्र हैं, ठीक है ना। किस बोली के? अवधी बोली के। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? ठीक है, तो जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, अचल, निश्चित। तो बाकी अचल भी है, स्थिर भी है और निश्चित नहीं है। निश्चित वाला निश्चल का अर्थ नहीं है, वो अलग जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलेजे पे सांप लौटना। अभी पीछे आप देख चुके थे जो मिलान के लिए आया था, कलेजे पे सांप लौट गया आपका। बताइए, तो कलेजे पे सांप लौटना किसी की नौकरी के सुन लिया गया, तो ईर्ष्या से जल उठना। किसी की तरक्की को देख करके तुम्हारे कलेजे पे सांप लौट जाए तो तुम ईर्ष्या से जल उठे हो, इसका मतलब। अरे अपनी ज़िंदगी जियो मेरे भाई, जो मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी ज़िंदगी, किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, डेली लाइफ, डेली वर्क, क्या करना है क्या नहीं, मस्त रहो एकदम। यथा रुचि में समास कौन सा है? पहले यथाशक्ति भी आया था, शक्ति के अनुसार आया था, तो कौन सा समास था? तो यथा रुचि में कौन सा समास होगा? तो 179 अवयवी भाव समास। कौन सा समास? अवयवी भाव, ठीक है ना। स्थावर का विलोम शब्द हम पहले देख चुके थे, लेकिन वहाँ गलत दे रखा था, हमने सही बताया था, स्थावर का विलोम जंगम, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदनी, 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 कुमुदनी। तो बताइए कि 181 का सही शब्द कौन सा है? तो कुमुदनी। पूछता रहता है ये, कहीं ना कहीं आपको फिर से मिलते रहेंगे, चाहे यूपीपीसीएस के मेंस में मिले, चाहे आरओ के पीटी में मिले, चाहे मेंस में मिले, मिलते तो हैं, सिलेबस सब वही है। निम्नलिखित के शब्द में गुण संधि है। गुण संधि पूछा है, तो गुड़ तो कुछ गुड़ मिलता ही होगा, किसी ना किसी के मिलाने से गुड़ मिल जाए, तो इससे अच्छी क्या बात है फिर। देवेंद्र में मिल जाएगा हमें। तो क्या पूछा है? गुण संधि है। जब आ या आ के उपरांत लघु दीर्घ ई, ऊ या ऋषि वाला री आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ तथा अर हो जाता है, ठीक है ना। तो देवेंद्र, गुण संधि। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय है, तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस ए, अनु प्लस ए। तो ये जब ऊ और प्लस ऊ और प्लस आ हो जाए तो ये मिल कर के हो जाते हैं वाह। तो अनु का ऊ और आ जब मिले तो वाह हो गया, तो इसलिए अन्वय हो गया, ठीक है। अब ये आपको गद्यांश दे रखा है, गद्यांश तो आपको पढ़ना ही है सही से। छोटा कर देते हैं, कितना छोटा करेंगे भाई, बहुत बड़ा दे रखा था ये, आप देखिए, ठीक है, यहाँ तक। तो फिर उसके आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। ये गद्यांश का ही क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके गद्यांश के क्वेश्चन है इधर। अब ये गद्यांश का क्वेश्चन नहीं है, ये वाला 189 बताइए। यह द्वीप एक उपनिवेश है किंतु यह स्वायत्त है और अपने मूल देश से कोई आदेश प्राप्त नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट 2014 के पेपर पे जाएंगे, तो 2014 का और करा देते हैं आपको पेपर, है ना, क्योंकि 1 घंटे क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये आपका गद्यांश दे रखा है, आप गद्यांश को पढ़ सकते हो इधर। और छोटा करके दिखाऊं तो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तो है ना, यहाँ तक फिर ये पहुँचेगा इधर, फिर इसके क्वेश्चन रहेंगे गद्यांश वाले।
इसकी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर आई है ना। चलिए यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्न कौन सा एक नहीं आता? द्विज पहले भी आ सका है, हमने जब बात करी थी तो ब्राह्मण था द्विज का अर्थ, है ना, चंद्रमा था द्विज का अर्थ, पक्षी था द्विज का अर्थ। तो यहाँ पक्षी भी दे रखा है, ब्राह्मण भी दे रखा है। और द्विज का अर्थ क्या होता है बताइए? और द्विज का अर्थ होता है दांत भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब विधेय शब्द आप द्विज के अर्थ में नहीं देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? नहीं है किसका? तत्पुरुष समास का। तो राजकुमार, आजन्म, यज्ञवेदी, ग्रामवासी। तो आजन्म शब्द जो आया है वो अवयवी भाव समास है, जो कभी जन्मा ही ना हो। आजन्म ये अवयवी भाव का समास है। बाकी तत्पुरुष समास के तीनों एग्जाम्पल ठीक हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना का मतलब होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ठीक है। ग्रस्त का अगर विपरीतार्थक शब्द देखोगे आप तो ग्रस्त किसी चीज़ से आप ग्रस्त हो चुके हो, ग्रसित हो सकते तो मुक्त हो जाओ, उसका विपरीतार्थक शब्द होगा मुक्त होना। कौन सा शब्द एक तद्भव शब्द नहीं है? इसमें तद्भव शब्द आपको ढूंढना है। तो आपको मालूम है हाथ तद्भव है क्योंकि हस्त उसका हमने तत्सम देखा था। तो इसमें कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव शब्द नहीं है? तो बताइए। तो तस्कर शब्द आपका यह तत्सम शब्द है। बाकी पत्ता, अंधेरा, हाथ, ये सब क्या है आपकी तद्भव तत्सम शब्द है, वो तद्भव शब्द हैं, ये आपका तत्सम है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये आपका पुर्तगाली है। अलमारी किसका है? पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्दों को बहुत पूछता है ना, डच, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, यही शब्द ज़्यादातर पूछता है। तो अलमारी आ गया। मूक का विलोम क्या है? मूक का वाचाल। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें आपको ये बताना है। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है ये आपको इसमें आंसर में बताना है। तो कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये आपका वाक्य शुद्ध है। बाकी सब अशुद्ध वाक्य हैं, ठीक है ना। बाकी कहीं ना कहीं शब्दों में गलतियां आपकी दे रखी हैं, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है बताइए? आधीन, मिष्ठान, व्यवहारिक या अत्यधिक। कौन सा शब्द आपको एकदम से शुद्ध लग रहा है? तो मुझे तो अत्यधिक शुद्ध लग रहा है, एकदम ऐसा ही लग रहा है कि जैसे है लिखा हुआ है। मिष्ठान ये डबल ना नहीं होता इसमें, ये क्या होता? डबल ना नहीं होता, सिर्फ सिंगल ना होगा। आधीन नहीं होता, अधीन होगा खाली। और व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, बाकी ये पीछे का सही है, ठीक। नेक्स्ट है कि कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है किरण का। मरीचि, पुष्कर, रश्मि, दीप्ति। और पुष्कर का आपको मालूम है तालाब का होता है। किसका होता है? तालाब का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। अब किसी से कोई काम करवा रहा है तो प्रेरणात्मक क्रिया हम पीछे देख चुके हैं। आयो, मैं तो कह रहा हूँ पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। पायो तो ये मथुरा वाला इलाका है, ब्रज। आयु शब्द निम्न किस बोली का है? तो ये है आपका ब्रज बोली का, ठीक है। तो 2014 तक के प्रश्न हमने प्रीवियस के क्वेश्चन ले लिए, तो कम से कम 9 साल के पेपर करा दिए, ठीक है ना। इनमें से आप क्वेश्चन देखे होगे, 1 घंटे क्लास बहुत है, एक आइडिया लग जाएगा, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।